तो हेलो गाइस, आज के इस वाले वीडियो में मैं BTTH की एपिसोड 163 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अगर आपने पिछले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाकर के जरूर से ही देख लेना। मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए बिना कोई बकवास किए बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। तो वीडियो की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पर हमने देखा था कि प्रोफाउंड लायन सेक्ट के साथ हुई उस भीषण जंग और पिल होल के भीतर उठे तूफान को शांत करने के बाद शाओयान को आखिरकार एक शांति का समय मिला। यान अलायंस अब बेहद विशाल हो चुकी थी, लेकिन उसके संचालन की जिम्मेदारी काइलिन, शाओडिंग और बाकी लोगों के हाथों में थी और उन्होंने ये काम बहुत ही अच्छे से संभाल रखा था। अब जब इतनी बड़ी जंग खत्म हो चुकी थी तो शाओयान को खुद से कुछ करने की जरूरत नहीं थी। तो इस शांति के दौर में शाओयान ने एक पिता होने के एहसास को खुलकर जिया। शाओ को उसके हाल पर छोड़ते हुए उसने इस पल को पूरी तरह से महसूस किया, एक सच्चे पिता की तरह। इसी दौरान शाओयान ने अपने टीचर याओ लाओ द्वारा दिए गए वर्म होल स्क्रोल को भी खोल दिया। मिस्टीरियस येलो फोर्ट्रेस जियामा एम्पायर से ज्यादा दूर नहीं था और यह जगह रणनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इसलिए फॉलिंग स्टार पेविलियन को जाने वाला वर्म होल इसी मिस्टीरियस येलो फोर्ट्रेस से जुड़ा हुआ था। चाहे भविष्य में किसी भी पक्ष पर मुसीबत क्यों ना जाए, रेनफोर्समेंट तुरंत मिल सकता था। इस वर्म होल के बनने से यान अलायंस की छुपी हुई शक्ति में जबरदस्त उछाल आना तय था। और जब फॉलिंग स्टार पेविलियन जैसी ताकतवर फैक्शन उसका समर्थन कर रही हो तो फिर उस उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में कोई दूसरी शक्ति यान अलायंस से टक्कर नहीं ले सकती। पूरे नॉर्थ वेस्ट कॉन्टिनेंट पर शासन अब सिर्फ समय की बात थी। इस समय के दौरान शाओयान को यान अलायंस के विस्तार की भी कुछ रिपोर्ट्स मिली और उसे सबसे ज्यादा चौंकाया शाओस गेट ने। यह फैक्शन उसके दूसरे भाई शाओली ने ब्लैक कॉर्नर रीजन में स्थापित किया था। अब उसे ये पता चला कि कुछ साल पहले ही शाओस गेट भी यान अलायंस में शामिल हो चुका है। यह भी यान अलायंस के भविष्य के एक्सपेंशन के लिए एक महत्वपूर्ण ठिकाना बन चुका था। और जब शाओयान द्वारा इनर एकेडमी में स्थापित किया पैंस गेट उसे समर्थन दे रहा था, तो शाओस गेट का विकास काफी प्रभावशाली हो चुका था। ब्लैक कॉर्नर रीजन में अब यह एक बड़ी शक्ति बन चुका था और भविष्य में जब समय पूरी तरह से अनुकूल होगा तब शाओयान के द्वारा नियंत्रित सभी फैक्शंस यान अलायंस, शाओस गेट और फॉलिंग स्टार पेविलियन पूरी तरह से एक हो जाएंगे और फिर एक ऐसी महाशक्ति बनेगी जो पूरे डोची कॉन्टिनेंट के 3 विशाल क्षेत्रों में फैली होगी। इसकी संभावनाएं सच में असीमित थी। अब कहानी आती है एक शांत कोर्टयार्ड की, यान अलायंस की गहराई में स्थित। यहाँ तीनों शाओ भाई शाओडिंग और शाओली आपस में बैठे थे। कुछ ही दूरी पर काइलिन छोटी शाओ के साथ खेल रही थी। शाओ की मासूम और चंचल हंसी कोर्टयार्ड को जीवंत कर रही थी। शाओयान को ऐसा सुकून भरा समय मिले हुए बहुत साल हो चुके थे। जब शाओ ने देखा कि हमेशा ठंडी नजर आने वाली काइलिन शाओ के सामने एक मां जैसी ममता से भर उठती है तो उसके चेहरे पर भी अनजाने में एक मुस्कान आ गई। दूसरों की नजरों में डेप्यूटी चीफ वाली उसकी ठंडी छवि शाओ के सामने बदलकर एक ममता में सौंदर्य बन जाती थी और उसकी वो नरमियां किसी के भी दिल को छू लेने वाली होती थी। इसी दौरान शाओयान और काइलिन ने शाओ क्लैन की एक शादी भी कर ली जिसे शाओडिंग और शाओली ने संपन्न कराया। ये शादी बहुत भव्य नहीं थी, बस भाइयों की उपस्थिति में एक घरेलू रस्म की तरह हुई। लेकिन कहा भी गया है बड़े भाई का दर्जा पिता के समान होता है, इसलिए शाओयान और काइलिन के लिए ये एक पूरी तरह से सम्मानजनक विवाह था। काइलिन ने शाओ क्लैन और यान अलायंस के लिए जो कुछ भी किया था वो शाओयान के मन में गिल्ट की भावना भर देता था, इसलिए उसे ये मान्यता देना जरूरी था। अब कोर्टयार्ड में बैठे शाओडिंग और शाओली शाओयान से उसके अब तक के सफर के बारे में सुन रहे थे और उसके हर एक संघर्ष ने उन्हें भीतर तक हिला दिया। उन्होंने भी यान अलायंस के लिए बहुत कुछ सहा था, लेकिन शाओयान ने तो जैसे हर मोड़ पर मौत से लड़ाई लड़ी थी। इतने सालों तक उसने अकेले ही हर खतरे का सामना किया और यही सोचते हुए दोनों बड़े भाइयों ने एक लंबी सांस ली और अपने इस छोटे भाई को देखा। इस नौजवान के कंधों पर पूरे शाओ क्लैन का भार था। कोई और होता तो अब तक टूट चुका होता, लेकिन शाओयान ने खुद को मजबूत बनाया सिर्फ इसलिए ताकि अपने पिता को बचा सके और शाओ क्लैन को फिर से खड़ा कर सके। थर्ड ब्रदर, इट हैज बीन टफ ऑन यू दीस इयर्स। शाओडिंग की ये अचानक कही गई बात सुनकर शाओयान थोड़ा चौंका, लेकिन फिर हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, अगर इस छोटी सी तकलीफ के बदले में हमारा परिवार फिर से एक हो जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं। आप दोनों ने तो मेरे लिए अपनी जान तक की बाजी लगाई है। अगर मैं मेहनत न करता तो मैं सच में बहुत निर्दयी होता। तीनों भाइयों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और मुस्कुरा दिए। खून का रिश्ता सबसे बड़ा होता है और ऐसे रिश्तों में कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। दूरी पर खड़ी काइलिन ने जब तीनों भाइयों की ये सच्ची मुस्कान देखी तो उसके होंठों पर भी एक कोमल सी मुस्कान आ गई। ये परिवार का एहसास उसकी सारी थकान मिटा देता था। उसने जो कुछ भी इन सालों में किया वो सब अब सार्थक लग रहा था। अब कोर्टयार्ड में शाओयान शाओ क्लैन का इतिहास अपने दोनों भाइयों को बता रहा था और जब उसने बताया कि उनका शाओ क्लैन वही 8 एंशिएंट क्लैंस में से एक है तो शाओडिंग और शाओली दोनों के चेहरे पर हैरानी छा गई। वुटेन सिटी में जिनका नाम मुश्किल से कोई जानता था वो दरअसल एंशिएंट शाओ क्लैन से थे, लेकिन अब शाओ क्लैन की ब्लड लाइन शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है और जो अंतिम शक्ति थी वो एंसेस्टर शाओ शुआन ने मुझे दे दी थी। शाओयान ने हल्की सी सांस ली और पीछे कुर्सी में टिक गया और शायद इसी कारण से होल ऑफ सोल्स जैसे शक्तिशाली फैक्शन की नजर हमारे शाओ क्लैन पर पड़ी थी। लेकिन जब ब्लड लाइन शक्ति अब बाकी ही नहीं है
है तो हॉल ऑफ सोल्स हमें क्यों निशाना बना रही है? शाओटिंग ने चिंता से पूछा। मुझे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक वो लोग हमारे शाओ क्लैन के खून वालों को पकड़ना चाह रहे हैं। शाओयान के चेहरे पर भी संशय झलकने लगा। उसकी उंगलियां आर्म रेस्ट पर टक टक करने लगी। आखिर वो करना क्या चाहते हैं? अब शाओ क्लैन के लोगों में तो कोई ब्लड लाइन शक्ति बाकी नहीं है, फिर उन्हें पकड़ने का क्या मतलब? क्या वो उन्हें होस्टेज बनाकर एंशिएंट गॉड जेड लेना चाहते हैं? लेकिन उसके लिए तो सिर्फ उसके पिता को पकड़ना ही काफी था। क्या उन लोगों का कोई और हिडन मोटिव है? हॉल ऑफ सोल्स ऐसा कोई काम नहीं करता जिसका कोई मतलब ना हो, और अगर वो शाओ क्लैन में दिलचस्पी ले रहे हैं तो जरूर किसी योजना के तहत ही कर रहे होंगे। रिलैक्स, शाओटिंग ने शाओयान के माथे की शिकन को देखकर कहा। हमने शाओ क्लैन के सभी लोगों को यान अलायंस में अलग अलग बिखेर दिया है। अब हॉल ऑफ सोल्स के लिए सभी को पकड़ना आसान नहीं होगा, और जब हमारी शक्ति और बढ़ेगी तब हम उन्हें फिर से इकट्ठा कर लेंगे। शाओयान ने धीरे से सिर हिलाया। उसके बड़े भाई का प्लान सही था, अब वो दोबारा वैसी गलती नहीं दोहराएगा। सेकंड ब्रदर, शाओयान ने एक स्क्रोल निकाला। ये एक सीक्रेट टेक्निक है, इसे प्रैक्टिस करो, और अगर चाहो तो क्लैन के कुछ होनहार युवाओं को भी सिखा सकते हो। ये था स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज, एंसेस चाओ शुआन द्वारा बनाया गया एक विशेष टेक्निक जो एक विशेष क्लैन टैटू को अवेकन करता था। हालांकि अब क्लैन मेंबर्स में ब्लड लाइन स्ट्रेंथ नहीं थी, लेकिन ये टेक्निक अभी भी उनकी शक्ति को काफी बढ़ा सकती थी। इसमें हेवनली फ्लेम की जरूरत नहीं थी, कुछ पावरफुल बीस्ट फ्लेम से भी काम चल सकता था। शाओली ने स्क्रोल को गंभीरता से ले लिया। अगर शाओयान कह रहा था कि ये उपयोगी है तो उस पर शक करने का कोई सवाल ही नहीं था। अब शाओयान ने दोनों भाइयों की तरफ देखा और कहा, यान अलायंस की स्थिति अब स्थिर हो चुकी है। मैं अब बाकी मामलों में दखल नहीं दूंगा, इसलिए 2 दिन बाद मैं सेंट्रल प्लेन्स के लिए रवाना हो रहा हूँ। शाओडिंग और शाओली ने एक साथ कहा। इतनी जल्दी? अब वर्म होल बन चुका है। यान अलायंस और फॉलिंग स्टार पेविलियन के बीच आना जाना आसान हो गया है। आप दोनों चाहे तो कभी भी वहाँ आ सकते हैं। मैं पहले से ही उन्हें सूचित कर दूंगा। अब स्पेशल ट्रेड फेयर का समय नजदीक आ चुका था और शाओयान को जल्द से जल्द लौटना ही था। प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम, उसकी खोज अब लगभग समाप्ति की ओर थी, और अगर वो इस हेवनली फ्लेम को पाले तो शायद 2 जून के स्तर को भी पार कर सके, और सिर्फ 2 शेंग बनकर ही वो हॉल ऑफ सोल्स से टकराने की हिम्मत कर सकता था। कैलिन ने भी ये सब सुन लिया। शाओ शाओ का हाथ थामते हुए वो पास आई और बोली, तुम परसों जा रहे हो? शाओयान ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और इस बार तुम भी मेरे साथ चलो फॉलिंग स्टार पेविलियन टीचर से मिलने। कैलिन ने चौंक कर पूछा, वो बूढ़े, मतलब वो पुराने वाले मिस्टर? अगर वो शाओयान के टीचर से न डरती तो शायद उसे पहले ही कई बार मार चुकी होती। शाओयान हंस पड़ा और धीरे से शाओ के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, सिर्फ हम दोनों नहीं, शाओ शाओ को भी साथ ले चलेंगे। फॉलिंग स्टार पेविलियन सबसे सुरक्षित जगह है और टीचर उसे ट्रेनिंग भी देंगे। अब वो ट्रेनिंग शुरू कर सकती है। चाइलिन के चेहरे पर अनिच्छा साफ झलक रही थी, लेकिन फिर भी उसने सिर हिला दिया। वो जानती थी कि शाओयान ये सब शाओ के भले के लिए कर रहा है। शाओयान ने अंत में वर्म होल की दिशा में देखा और उसकी आंखों में गहराई थी। प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम, 10 साल से ज्यादा हो गए। अब मैं तुम्हारे और करीब पहुंच चुका हूँ। यान अलायंस के सबसे अंदरूनी हिस्से में एक वर्म होल छिपा हुआ था जो सीधे फॉलिंग स्टार पेविलियन से जुड़ता था। इस जगह की सुरक्षा बेहद कड़ी थी। शाओयान ने इस वर्म होल को कभी भी सार्वजनिक नहीं किया था। हालांकि अगर वो चाहता तो इसका इस्तेमाल करके भारी पैसा भी कमा सकता था, क्योंकि ये पूरा कॉन्टिनेंट का नॉर्थ वेस्ट हिस्सा था और यहाँ से सिर्फ एक ही वर्म होल था जो सीधे सेंट्रल प्लेन्स तक जाता था। अगर ये बात फैलती तो जरूर बहुत सारे लोग जलने लगते, इसलिए शाओयान ने इसे गुप्त ही रखा। एक विशाल हॉल के बीचों बीच एक गहरा काला वर्म होल हवा में स्थिर था। वो धीरे धीरे घूम रहा था और उससे बेहद जबरदस्त स्पेशल फ्लक्चुएशंस निकल रही थी। कैलिन और बाकी लोग इस अद्भुत दृश्य को देखकर थोड़े स्तब्ध थे। ये उनका पहली बार था जब उन्होंने कोई वर्म होल देखा था, और नॉर्थ वेस्ट जैसे इलाकों में तो ऐसी चीजें देख पाना बहुत दुर्लभ था। शाओयान ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। उसके साथ खड़ी थी लिटिल फेरी डॉक्टर तियानजुनजे और चिंगलिन। बाकी सभी एक्सपर्ट्स जो पहले बुलाए गए थे प्रोफाउंड लायन सेक्ट के झगड़े के निपट जाने के बाद सेंट्रल प्लेन्स लौट चुके थे। शाओयान ने शाओडिंग और शाओली की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, बिग ब्रदर, सेकंड ब्रदर, हम निकल रहे हैं। अगर भविष्य में कोई जरूरत पड़े तो किसी को फॉलिंग स्टार पेविलियन भेज देना, वहाँ तुम्हारा स्वागत किया जाएगा। शाओडिंग और शाओली ने गंभीरता से सिर हिलाया। समझ गया, अपना ख्याल रखना। शाओयान ने और कुछ नहीं कहा, बस सभी की तरफ हाथ जोड़कर विदा ली और फिर पहला कदम रखा उस घूमते हुए वर्म होल में। एक पल में वो अदृश्य हो गया। कैलिन शाओ शाओ को गोद में लिए तेजी से उसके पीछे चली गई और फिर लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी सब भी पीछे पीछे। शाओडिंग और शाओली ने खाली नजरों से उस जगह को देखा जहाँ अभी कुछ पल पहले उनका छोटा भाई था, और फिर एक गहरी सांस लेकर वो अपने लोगों को लेकर वहां से लौट गए। जैसे ही शाओयान का समूह वर्म होल से निकलकर फॉलिंग स्टार पेविलियन पहुंचा, वहां उनका स्वागत कर रहे थे याओलाओ। और जैसे ही याओलाओ की नजर पड़ी उस सफेद कपड़े पहनी छोटी बच्ची पर जो शाओयान की टांग से चिपकी खड़ी थी, वो अचंभे में पड़ गए। ये तुम्हारी बेटी है? याओलाओ की आंखें खुली रह गईं। शाओयान मुस्कुराया और धीरे से सिर हिलाया। उसने उन्हें संक्षेप में सब कुछ बताया। कैसे कैलिन के प्रेग्नेंट होने की बात तब सामने आई जब याओलाओ हॉल ऑफ सोल्स के कब्जे में थे, इसलिए वो शाओ शाओ के बारे में कुछ नहीं जानते थे। शाओयान ने उसे धीरे धीरे सारी बात समझा दी। याओलाओ ने हंसते हुए सिर झटका और बोला, सोचा भी नहीं था, वाकई में नहीं सोचा था।
उसकी नजरें धीरे से काइलिन पर गई। फिर वो मजाक में बोला, उस वक्त ये बीवी तुम्हें जान से मारने पे तुली थी। अगर मैं बीच में ना पड़ता तो शायद तुम आज जिंदा भी ना होते। काइलिन का चेहरा हल्का सा लाल पड़ गया। उस समय उसने याओलाओ के साथ कई बार सीक्रेट में टक्कर ली थी, लेकिन उसे तब ये अंदाजा नहीं था कि जो बूढ़ा आदमी जरा सा ही ताकतवर लगता था, असल में वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। काइलिन ने शाओ शाओ के सिर पर हल्की थपकी दी और प्यार से बोली, शाओ शाओ जल्दी से ग्रैंड टीचर को प्रणाम करो। शाओ शाओ ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें चिपकाई और हिचकिचाते हुए शाओयान की ओर देखा। जब उसने सिर हिलाया और मुस्कुराया तब शाओ शाओ ने धीरे से कहा, ग्रैंड टीचर। याओलाओ का चेहरा एकदम से खिल गया। उसके दिल से निकली एक सच्ची मुस्कान उसके होंठों पर आ गई। उसके अपने कोई बच्चे नहीं थे, लेकिन शाओयान को उसने हमेशा अपने बेटे की तरह पाला था, इसलिए शाओयान की बेटी उसके लिए असल में उसकी अपनी पोती जैसी थी। याओलाओ धीरे से आगे बढ़ा और शाओ शाओ के छोटे हाथ को प्यार से थामा। फिर उसके बदन को टटोलते हुए बोला, अरे वाह, कितनी जबरदस्त स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है इसकी, और ये भी फायर एफिनिटी की है। साथ ही इसके शरीर में वुड एलिमेंट का हल्का सा अंश भी है। अल्केमिस्ट बनने की पूरी संभावना है। शाओयान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसने पहले ही महसूस कर लिया था कि शाओ शाओ में अल्केमिस्ट बनने की पूरी पोटेंशियल है। उसकी वर्तमान स्थिति तो शाओयान के बचपन से कहीं ज्यादा बेहतर थी। अगर सही से उसकी ट्रेनिंग की जाए तो उसका भविष्य अत्यंत उज्जवल हो सकता है। याओलाओ ने आंखों में चमक लाते हुए कहा, इसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उस वक्त तुमसे भी ज्यादा है जब मैंने तुम्हें पहली बार पाया था। अगर सही दिशा में इसे तराशा जाए तो इसकी उपलब्धियां तुमसे भी आगे जा सकती हैं। शाओयान हल्का मुस्कुराया, लेकिन उसे पता था किसी का भविष्य उसकी परसेवरेंस से बनता है, केवल टैलेंट से नहीं। शाओयान ने जो भी मुकाम हासिल किया था वो तो लगातार मौत और जिंदगी के बीच लड़ाइयों से मिला था। सच्चा एक्सपर्ट वो होता है जो परसेवरेंस से ऊपर उठता है, ना कि सिर्फ जन्मजात शक्ति से। तभी शाओ शाओ ने थोड़ा मुंह बनाया। याओलाओ शाओ शाओ की हड्डियों को धीरे से दबाता रहा और शाओ शाओ ने मुंह फुला लिया। बार बार छोटी छोटी शिकायतें कर रही थी जिससे सबको हंसी आ गई। याओलाओ ने फिर अचानक कहा, क्या तुम चाहोगे कि शाओ को अब से मैं ट्रेन करूं? शाओयान ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। शाओ शाओ को ट्रेन करने के लिए इससे बेहतर कोई नहीं हो सकता था। यही कारण था कि वो शाओ शाओ को फॉलिंग स्टार पेविलियन लाया था, ताकि याओलाओ जैसे महान अल्केमिस्ट की गाइडेंस उसे मिल सके। शाओयान जानता था याओलाओ केवल उसकी ताकत के कारण एक्साइटेड नहीं था, बल्कि वो शाओ शाओ को दिल से अपनी पोती मानता था। यही बात शाओयान के दिल को भी छू गई। याओलाओ ने शाओ शाओ के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और थोड़ी देर बाद उसे काइलिन की गोद में लौटा दिया। इस बच्ची ने पिछले कुछ दिनों से यात्रा की है, पहले इसे थोड़ा आराम करने दो। इसके बाद उसने किसी को बुलाकर काइलिन और शाओ शाओ के रहने की व्यवस्था करने को कहा। काइलिन ने शाओयान से हल्के से कहा, अब आप दोनों टीचर डिसाइपल बात करो, और फिर वो शाओ शाओ को लेकर वहाँ से चली गई। याओलाओ ने जाते हुए उन्हें देखा और फिर मुस्कुराया। तुम्हारी बेटी तो शानदार निकली, लेकिन मेडुसा के साथ तुम्हारा रिश्ता बन जाना ये मेरे लिए आज भी एक सरप्राइज है। शाओयान ने कंधे उचका दिए। मेडुसा और उसका रिश्ता काफी कॉम्प्लिकेटेड था। कौन सोच सकता था जो औरत सालों तक उसे जान से मारना चाहती थी वही एक दिन उसकी पत्नी बन जाएगी। फिर बात सीरियस हो गई। याओलाओ हंसते हुए बोला, मैंने सुना कि इस बार हॉल ऑफ सोल्स ने 2 टियानजुन्स को भेजा था। इसका मतलब साफ है वो लोग अब मजाक में नहीं है, लेकिन इस बार उनका नुकसान भी जबरदस्त हुआ। 9th टियानजुन को तुमने वही मार दिया और 4th टियानजुन अधमरा होकर भागा। इसके बाद याओलाओ का चेहरा गंभीर हो गया। मैं नहीं जानता कि हॉल ऑफ सोल्स आखिर कर क्या रहा है। वो लोग हमेशा से ही रहस्य में रहे हैं, लेकिन इस बार वो कुछ बहुत बड़ा करने की तैयारी में। वो जो सोल्स इकट्ठा कर रहे हैं वो सिर्फ साधारण शक्ति के लिए नहीं हो सकता। मुझे जानकारी मिली है कि सेंट्रल प्लेन्स के बाहर के कई इलाकों में बड़े युद्ध शुरू हो चुके हैं और उनमें भी हॉल ऑफ सोल्स का इन्वॉल्वमेंट है। शाओयान का चेहरा बदल गया। क्या बाकी हिस्सों में भी युद्ध छिड़ चुका है? याओलाओ ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, और अब आधा महीना बचा है स्पेशल ट्रेड फेयर के शुरू होने में। हमें अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। जो लोग उस ट्रेड फेयर में हिस्सा लेते हैं वो सब बहुत ही टॉप एक्सपर्ट्स और शक्तिशाली फैक्शंस होते हैं, और वहाँ मिलने वाला प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम का मैप फ्रैगमेंट बहुत ही कीमती है। शाओयान गंभीरता से बोला, 3 मैप फ्रैगमेंट्स तो मेरे पास है। आखिरी टुकड़ा अब किसी भी हालत में हमें पाना ही होगा। याओलाओ ने कहा, प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम वो हेवनली फ्लेम रैंकिंग में 3रे नंबर पर है। उसकी ताकत असाधारण है। कहा जाता है कि इतनी ज्यादा ताकत वाली हेवनली फ्लेम्स को ये दुनिया खुद नहीं सह पाती, इसलिए हजारों वर्षों तक एक ही फ्लेम रहती है। जब तक एक फ्लेम पूरी तरह से मिट नहीं जाता तब तक दूसरा फ्लेम नहीं बनता। इनकी ताकत से खुद दुनिया डरती है। और फिर वो और याओलाओ दोनों ने एक साथ रिट्रीट ले लिया, और जब ये दोनों रिट्रीट पर थे तो अक्सर फॉलिंग स्टार पेविलियन के आसमान के ऊपर फिर लाइटनिंग और कई अननेचुरल फिनोमिनन्स दिखाई देने लगे। ये सब चीजें देखकर फॉलिंग स्टार पेविलियन के डिसाइपल्स हैरानी से उन्हें देखते रह गए। लेकिन इन सारी अजीब घटनाओं के बावजूद फॉलिंग स्टार पेविलियन की स्टार रेल्म में किसी भी चीज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। फिर लाइटनिंग बनते ही कुछ डार्क गोल्डन फिगर्स चुपचाप आसमान में उठते थंडर क्लाउड्स के अंदर घुस जाते और उस फिल लाइटनिंग को अब्सॉर्ब कर लेते। जैसे ही आसमान में गड़गड़ाहट की गूंज उठती वो फिगर्स सब कुछ निकल जाते। ये सब यूं ही चलता रहा करीब आधे महीने तक। फिर जाकर ये घटनाएं धीरे धीरे थमने लगी। आधे महीने बाद याओलाओ और शाओयान फॉलिंग स्टार पेविलियन के पीछे वाले पहाड़ की स्टोन
टावर से बाहर निकले। दोनों के चेहरे थकावट से भरे हुए थे। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन किसी में भी एक भी बेवजह शब्द बोलने की ताकत नहीं थी। दोनों चुपचाप अपने कमरों में लौट गए और पूरे 3 दिन तक आराम किया। तीसरे दिन दोपहर में शाओयान और याओलाओ दोबारा मिले। अब 3 दिन के बाद उनकी पूरी एनर्जी वापस आ चुकी थी। याओलाओ मुस्कुराया और बोला, चलिए निकलते हैं, क्योंकि अगर समय की बात की जाए तो स्पेशल ट्रेड फेयर शुरू होने वाला था। अब उनके निकलने का वक्त आ चुका था। शाओयान ने सिर हिलाया। इस बार उसके साथ सिर्फ काइलिन और लिटिल फेरी डॉक्टर थी, क्योंकि फॉलिंग स्टार पवेलियन अब उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड था और याओलाओ इस बार बाहर जा रहा था, तो सुरक्षा के लिए बाकी लोगों का रुकना ज्यादा ठीक रहेगा। याओलाओ एक पहाड़ी की चोटी पर खड़ा होकर आसमान की ओर देख रहा था। उसने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, मैंने फॉलिंग स्टार पवेलियन की सारी व्यवस्थाएं पहले से कर दी है। अगर कोई भी एक्सीडेंट हुआ तो मैं तुरंत वापस आ जाऊंगा। इतना कहकर याओलाओ हवा में कदम रखता है और स्टार रेल्म के एग्जिट की ओर उठ जाता है। शाओयान ने उसकी ओर देखा और फिर पलट कर कहा, चलिए हम भी निकलते हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर ने धीरे से सिर हिलाया। फिर तीनों मिलकर याओलाओ के पीछे पीछे निकल पड़े। अब बात करते हैं उस जगह की जहाँ ये ट्रेड फेयर हो रहा था, स्पेशल ट्रेड फेयर। सेंट्रल प्लेन्स में एक ऐसा नाम जिसे आम लोग नहीं जानते। ये ऐसा इवेंट है जिसे केवल कॉन्टिनेंट के सबसे टॉप एक्सपर्ट्स फैक्शंस ही जानते हैं। इस ट्रेड फेयर का कोई एक ऑर्गेनाइजर नहीं होता, लेकिन सब कुछ रूल से चलता है। और जब ये ट्रेड फेयर बड़ा बनने लगा तब 3 हिडन सेक्ट सामने आए जिन्होंने इसे मैनेज करना शुरू किया। वो 3 थे, ग्राउंड लाइन गेट, मिस्टीरियस स्पेस सेक्ट और रिफ्लेक्टिंग ट्रेजर माउंटेन। इनका नाम भले ही ज्यादा मशहूर नहीं था, लेकिन इनकी ताकत बर्निंग फ्लेम वैली या प्रोफाउंड स्काई सेक्ट जैसी बड़ी फैक्शंस के बराबर थी। इन तीनों सेक्ट्स ने कभी भी अपनी ताकत को दिखाने की कोशिश नहीं की, लेकिन उनका फाउंडेशन बहुत ही गहरा था और कई बार डीलिंग्स करने के बाद एक्सपर्ट्स ने इन्हें ही ट्रेड फेयर का मैनेजर चुना। और फिर एक ऐसा ट्रेड फेयर तैयार हुआ जो पूरे डोची कॉन्टिनेंट में सबसे शानदार और हाई एंड माना गया। यहाँ तक कि टियान क्लास 2 स्किल्स भी रेयर नहीं थे, लेकिन किसी को भी कुछ लेना है तो उसे बदले में कोई असाधारण चीज देनी पड़ेगी। और अगर कोई यहाँ लूटने की कोशिश करे तो तीनों बड़ी सेक्ट्स मिलकर हमला कर देती है और बाकी सारे एक्सपर्ट्स भी उसे दुश्मन मानते हैं, क्योंकि इस ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट करने वाले हर व्यक्ति को एक शपथ लेनी होती है कि अगर कोई ट्रबल करता है तो सब मिलकर उसे खत्म करेंगे। इसी वजह से ये ट्रेड फेयर धीरे धीरे सबसे प्रतिष्ठित बन गया। अब उस जगह की बात जहाँ ये हो रहा था, सेंट्रल प्लेन्स के साउथ में एक विशाल रेगिस्तान था। एक ऐसा बंजर इलाका जहाँ सिर्फ धूल उड़ती थी और कोई इंसान नहीं रहता था। लेकिन यहीं पर दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे रहस्यमयी ट्रेड फेयर होने वाला था। आसमान में हवा की तेज आवाज गूंजती है और 4 फिगर्स बिजली की रफ्तार से रेगिस्तान के किनारे पर उतरते हैं। शाओयान ने चारों ओर देखा और पूछा, क्या यही जगह है? याओलाओ हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाता है। ये जगह दिखने में सुनसान लगती है, लेकिन अगर ध्यान से महसूस करो तो कई शक्तिशाली ऑराज यहाँ मौजूद है। शाओयान ने अपने ब्राउज उठाए और फिर अपनी स्पिरिचुअल परसेप्शन को चारों ओर फैलाया और तभी हैरानी उसके चेहरे पर छा गई। सैकड़ों शक्तिशाली ऑराज रेगिस्तान में फैली हुई थी। सबसे कमजोर ऑरा भी एक 3 स्टार 2 जून की थी और कुछ तो ऐसी थी जिनमें से मिस्टीरियस फ्लक्चुएशंस आ रही थी। शाओयान जानता था ऐसी फ्लक्चुएशन उसने कई बार याओलाओ में महसूस की थी। मतलब इस जगह में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने डोजुन्स 9 स्टार पीक को छू लिया था, यानी वो ऑलमोस्ट सेंट बन चुके थे। शाओयान की आंखों में चमक आ गई। सच में सेंट्रल प्लेन्स का सबसे बड़ा ट्रेड फेयर है ये। इतने सारे एक्सपर्ट्स यहाँ इकट्ठा हुए हैं। याओलाओ हंसते हुए बोला, और ये तो बस शुरुआत है। जब अंदर जाओगे तब असली हैरानी होगी। बस ध्यान रखना, यहाँ के कई सेक्ट्स भले ही अननोन हो, लेकिन उनके पीछे ऐसे पुराने 2 डीमंस छुपे हुए हैं जिनसे टकराना ठीक नहीं होगा। शाओयान, काइलिन और लिटिल फेरी डॉक्टर तीनों ने सिर हिला दिया। उन्हें पता था कि फॉलिंग स्टार पवेलियन अभी भी डेवलपिंग स्टेज में है। अगर याओलाओ और उसका बैनशेंग स्ट्रेंथ न हो तो वो विंड लाइटनिंग पवेलियन जिन जैसे किसी भी छोटे फैक्शन जितना ही होता। याओलाओ ने आगे कहा, लेकिन अगर कोई ट्रबल करे तो पीछे हटना नहीं। सॉफ्ट बनना यहाँ सही नहीं होगा, क्योंकि बैनशेंग होना एक बात थी, लेकिन याओलाओ एक मशहूर अल्केमिस्ट भी था और इस टाइटल के सामने तो कई एलीट दोशेंग भी झुक जाते थे। चलो, याओलाओ ने अब कुछ नहीं कहा। उसने अपना हाथ हिलाया और हवा में कदम रखते हुए आगे बढ़ गया। उसके आगे आगे उड़ती हुई पीली रेत की आंधी अपने आप 100 मीटर दूर से छूट जाती। शाओयान और बाकी सभी उसके पीछे उड़ चले। ये सैंडस्टॉर्म किसी आम इंसान के लिए तो जानलेवा थी, लेकिन शाओयान की टीम के लिए कोई अड़चन नहीं। सिर्फ 10 मिनट में वो डेजर्ट के बिल्कुल सेंटर तक पहुंच चुके थे। वहाँ एक विशालकाय रेत की पहाड़ी थी और जब वो उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे, उन्होंने जो देखा उससे सबकी आंखें चौंध दिया गई। रेगिस्तान के बिल्कुल सेंटर में 1000 फुट बड़ा काला घुमावदार छेद हवा में घूम रहा था। उससे हल्की हल्की सक्शन फोर्स निकल रही थी। वहीं आसपास की रेत की पहाड़ियों से कई शक्तिशाली एक्सपर्ट्स छिपते हुए उस ब्लैक होल के अंदर समा गए। शाओयान हल्की सांस लेते हुए बुदबुदाया, तो यही है स्पेशल ट्रेड फेयर का एंट्रेंस। कितनी ग्रैंड बात है। जैसे ही शाओयान की टीम ने याओलाओ के चेहरे पर वो हल्की सी स्माइल देखी, उन्होंने समझ लिया कुछ बड़ा होने वाला है। याओलाओ ने हाथ हिलाया और बोला, चलो अंदर चलते हैं। शाओयान, काइलिन और लिटिल फेरी डॉक्टर तीनों ने एक साथ सिर हिलाया और फिर अगले ही पल उनके शरीर लाइटनिंग की तरह मूव करते हुए उस टावरिंग सैंड माउंटेन की ओर भागे। बस कुछ ही झपकियों में वो स्पेशल ब्लैक होल के सामने आ खड़े हुए। आसपास कई फिगर्स भी दिखाई दे रहे थे जो इधर उधर जा रहे थे और जब उन्होंने शाओयान की ग्रुप को देखा तो थोड़ी देर नजरें वहीं ठहर गई, खासकर काइलिन और लिटिल फेरी डॉक्टर पर। अब देखो, जो लोग यहाँ तक पहुँचते हैं वो कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं होते। उन्हें अच्छे से पता होता है कि किस तरह के लोग ऐसे स्थानों पर आते हैं, इसलिए कोई भी बेवकूफ बनकर ट्रबल नहीं मोल लेता। याओलाओ ने भी उन नजरों को पूरी तरह इग्नोर कर दिया और बिना रुके हवा में कदम रखते हुए सीधा स्पेशल ब्लैक होल के अंदर चला गया। शाओयान और बाकी तीनों भी उसके पीछे पीछे चले गए। जैसे
जैसे ही उन्होंने ब्लैक होल में कदम रखा, एक अजीब सी शक्ति उनके शरीर के चारों ओर घूमने लगी। ये फोर्स किसी खतरे वाली नहीं थी, बल्कि जैसे कोई गहराई से प्रोब कर रहा हो। और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। कुछ ही पलों में लाइट और साउंड वापस आया। उन्होंने अपनी आंखें झपकाई और जो जगह उनके सामने थी वो एक छोटा सा टाउन बन चुकी थी। आसमान की तरफ नजर उठाई तो देखा कि पूरा स्काई ग्रे था और उसमें से हल्की हल्की वाइल्ड एंड वायलेंट स्पेशल रिपल निकल रही थी। याओलाओ ने चारों तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ये है स्पेस टाउन, वही जगह जहाँ स्पेशल ट्रेड फेयर होता है। हालांकि ये जगह गुरेउन जितनी बड़ी नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग के लिए ये काफी ज्यादा है। शाओयान और बाकियों ने सिर हिलाया। ऐसी जगह बनाना कोई छोटी बात नहीं है। याओलाओ ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, चलो थोड़ा रैंडम रोम करते हैं। यहाँ इंफीरियर चीजें नहीं मिलती, सब कुछ रेयर होता है। स्ट्रीट के दोनों साइड्स ग्रीन स्टोन प्लेटफॉर्म्स लगे थे, जिन पर स्क्रोल्स, जेड बॉटल्स, वेपन्स और इवन मॉन्स्टर कोर्स रखे थे। हर एक ऑब्जेक्ट से हल्की लाइट निकल रही थी। मतलब ये चीजें नॉर्मल नहीं थी। हर प्लेटफॉर्म के पीछे बैठे लोग भी कुछ कम नहीं थे। उनकी ओरा ही बता रही थी कि इनसे उलझना मतलब मुसीबत मोल लेना। और तभी शाओयान के कानों में अलग अलग ट्रेडर्स की आवाजें गूंजने लगी। अर्थ डीमन किक, डाई क्लास हाई ग्रेड डो स्किल, ग्रेट मिस्टीरियस स्किल, डाई क्लास हाई ग्रेड ची मेथड, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पिल, टियर 7 हाई ग्रेड, 10,000 ईयर ओल्ड ब्लडी स्पिरिचुअल जिनसेंग। शाओयान की नजरें एक के बाद एक रेयर आइटम पर जाती रहीं और हर चीज में कुछ ना कुछ ऐसा था जो किसी के भी दिल को एक्साइट कर दे। काइलिन और लिटिल फेरी डॉक्टर की आंखों में भी चमक दिखाई दी। और तभी शाओयान की नजरें एक और स्पिरिट सीरम, एक ऐसा मेडिसिनल इंग्रेडिएंट जिसे रिफाइंड पिल 6 कलर्ड पिल लाइटनिंग अट्रैक्ट कर सकती थी। वो सोच में पड़ गया, ये चीज यहाँ भी है। पूरी स्ट्रीट लंबी नहीं थी, मुश्किल से कुछ 100 मीटर की। लेकिन जब स्ट्रीट खत्म हुई, शाओयान को ऐसा लगा जैसे अभी तो शुरुआत ही हुई थी। उसे कम से कम 10 चीजें ऐसी दिखी जो उसे चाहिए थी। लेकिन डीप इनसाइड वो जानता था, इतनी रेयर चीजों के बदले ये लोग भी कम कीमत नहीं मांगेंगे। और इसीलिए थोड़ी बहुत इंक्वायरी करने के बाद शाओयान ने सोचा, बेटर स्किप इट। और जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ा, उसने देखा काइलिन अचानक रुक गई। उसने तुरंत उस डायरेक्शन में देखा जहाँ काइलिन की निगाहें टिकी थी। वहाँ रखा था एक छोटा सा 7 कलर्ड स्टोन। आकार में तो आधी मुट्ठी जितना था, लेकिन उस पर 7 बेहद साफ लाइंस बनी थी और उसे एक खास एनर्जी निकल रही थी। शाओयान की आंखें हल्के से सिकुड़ी। 7 कलर्ड ओरिजिन स्टोन, उसे अचानक सब समझ आ गया। ये स्टोन सिर्फ रेयर नहीं था, बल्कि इसका सीधा संबंध था 7 कलर्ड हेवन स्वॉलोइंग पाइथन से। ये वही स्टोन होता है जो तब बनता है जब कोई हेवन स्वॉलोइंग पाइथन मरता है और उसका खून इस पत्थर में समा जाता है। अब समझ आया काइलिन क्यों रुक गई थी। शाओयान प्लेटफॉर्म के पीछे गया। वहाँ एक बहुत ही वीक सा ओल्ड मैन बैठा था जो उनकी प्रेजेंस को इग्नोर कर रहा था। लेकिन शाओयान शांत रहा। इस एल्डरली सर, इस 7 कलर्ड ओरिजिन स्टोन के बदले आप क्या चाहते हैं? ओल्ड मैन ने अपनी आंखें खोली। 2 टियर 8 मेडिसिनल पिल्स, कम से कम 3 कलर्ड पिल लाइटनिंग के साथ। शाओयान ने आईब्रो उठाई। कुछ ज्यादा नहीं हो गया। ये स्टोन रेयर तो है, लेकिन यूनिवर्सल नहीं है। सिर्फ 7 कलर्ड हेवन स्वॉलोइंग पाइथन के लिए ही यूजफुल है, तो इसकी वैल्यू इतनी भी नहीं होनी चाहिए। याओलाओ साइड में खड़ा सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था और कुछ बोला नहीं। ओल्ड मैन ने आंखें घुमाई और बोला, महंगा लग रहा है तो मत लेना। शाओयान ने आंखें घुमाई लेकिन गुस्से में नहीं आया। उसने बार्गेन करना जारी रखा। सडनली काइलिन ने शाओयान का हाथ पकड़ा और उसके हाथ की हथेली पर एक शब्द लिखा, बाय। शाओयान थोड़ा चौंका क्योंकि वो जानता था कि काइलिन बिना सोचे ऐसा कुछ नहीं कहती। उसने थोड़ा और बार्गेन किया और फिर एक जेड बोतल फेंककर स्टोन को उठा लिया। ओल्ड मैन चौंक गया। उसने बोतल खोली, देखा और सोच में पड़ गया, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने, लेकिन ये तो क्लियरली 7 कलर्ड ओरिजिन स्टोन ही है। फिर ये लोग इतने एक्साइटेड क्यों थे? लेकिन तब तक शाओयान की टीम दूर निकल चुकी थी। एक जगह रुककर शाओयान ने वो स्टोन काइलिन को दिया और पूछा, इसमें ऐसा क्या खास है? काइलिन ने थोड़ा मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ज्यादातर लोग सिर्फ 7 कलर्ड ओरिजिन स्टोन को जानते हैं, लेकिन अगर एक ही जगह 100 से ज्यादा 7 कलर्ड हेवन स्वॉलोइंग पाइथन ला जाए तो 8 कलर्ड या 9 कलर्ड ओरिजिन स्टोन बन सकती है। लेकिन ये सीक्रेट सिर्फ हेवन स्वॉलोइंग पाइथन की ब्लड लाइन में पास होता है। याओलाओ और शाओयान दोनों स्टन्ड थे। शाओयान ने पूछा, तो ये वाला 8 कलर्ड है या 9 कलर्ड? काइलिन ने अपनी उंगली काटकर स्टोन पर खून टपकाया और तभी 7वीं लाइन के पीछे धीरे धीरे 8वीं लाइन उभरने लगी। 8 कलर्ड ओरिजिन स्टोन। शाओयान को थोड़ा रिग्रेट हुआ, काश 9 होती, लेकिन 8 कलर्ड भी कोई कम नहीं थी। एनर्जी में मैसिव डिफरेंस होता है। याओलाओ मुस्कुराया, अगर उस ओल्ड फेलो को पता चलता तो अभी खून उगल देता। और फिर याओलाओ ने कहा, चलो अब मैं तुम्हें असली ट्रेजर दिखाने ले चलता हूँ। जो चीज हमें चाहिए वो वहाँ मिलेगी। काइलिन ने 8 कलर्ड ओरिजिन स्टोन को अपनी स्टोरेज रिंग में रख लिया, लेकिन वो ये नहीं देख पाई कि जैसे ही उसने स्टोन रखा, 8वीं लाइन के पीछे एक एक्सट्रीमली टाइनी लाइन और भी धीरे धीरे उभरने लगी। क्या वो 9th लाइन थी? क्या ये सच में 9 कलर्ड ओरिजिन स्टोन है या फिर कुछ ऐसा जो शाओयान की किस्मत ही बदल सकता है? जाने के लिए जुड़े रहिए।